अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोग देख रहे हैं सुबह का समा और मैं हूं आपके साथ आंखों में इन्फेक्शन लिए मदीहा नकवी। आंखों का जो मेरा इन्फेक्शन है वो थोड़ा बहुत ठीक नहीं हुआ, इसी वजह से कई दिनों से आप देख रहे हैं कि मुझे सनग्लासेस पहनने पड़े क्योंकि मैं लाइट को ज़्यादा जो है वो फेस नहीं कर पाती। बट आई एम श्योर कि आप लोग भी, अगर आप लोगों के साथ कोई इशू हो आंखों का ऐसे, तो प्लीज़ फ़ौरन डॉक्टर के पास ज़रूर जाएगा, क्योंकि आंखों से बड़ी और कोई नेमत नहीं होती। और कभी भी कोई भी ऐसी बीमारी हो, वैसे तो किसी भी बीमारी को आपको ना वो फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, लेकिन आंखों की बीमारी हो तो उसको ज़रूर जनाब आप फ़ौरन आई स्पेशलिस्ट के पास जाएं और ख़ुद कोई टोटका करने से गुरेज करें। आज का शो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के शो में हम आपकी बड़ी इंटरेस्टिंग शख्सियात से मुलाकात करवाएंगे। बहुत प्यारे प्यारे मेरे आज गेस्ट भी हैं और बड़े इंपॉर्टेंट इशू आज हमने रेज़ भी करना है। और वो इंपॉर्टेंट इशू ये कि हमने देखा है कि कुछ दिनों पहले कराची में एक ऐसा वाक़या हुआ कराची के आगे डिफेंस में, जिसको यूजुअली लोग तसव्वुर करते हैं कि पॉश एरिया है तो वहाँ पे सिक्योरिटी के जो इंतज़ामात हैं वो अच्छे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जो स्ट्रीट क्राइम है उसके केसेस हम देख रहे हैं कि कराची के हर एरिया में हैं। हर एरिया में चोरी डकैती की वारदातें हो रही हैं और इन वारदातों में मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है। गली महलों के बाद अब तजारती मराकज़ भी मुसल्लह अफराद के निशाने पर हैं। बैंकों में डकैती का तो आपने सुना ही होगा, लेकिन डाकुओं ने कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 में हाल ही में खुलने वाले एक बुटीक को, जो कि मल्टी ब्रांड स्टोर है जहां पर बड़े बड़े डिज़ाइनर्स के कपड़े रखे जाते हैं, उस तक को नहीं छोड़ा। ये जो वाक़या ये पेश आया ख़याबान इत्तेहाद में डिज़ाइनर महा शेख के नई बुटीक जिसका नाम औरा है, वहाँ पर ये वाक़या पेश आया। और इस वक्त प्रोग्राम में महा शेख हमारे साथ मौजूद भी हैं, क्योंकि आजकल आप देख भी रहे हैं कि वीडियो भी काफ़ी वायरल हुई है जिसमें महा बता रही है कि एग्जैक्टली उनके साथ हुआ भी क्या था। हमारे स्टूडियोज में भी मौजूद हैं, उनसे जान भी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम महा। जी वालेकुम अस्सलाम, वेलकम टू सुबह का समा। सबसे पहले मुझे महा ये बताएं, ये बताया जा रहा है कि अभी आपने खोली ही थी जी। आपकी बिल्कुल न्यू ये आपके जो आउटलेट था, और जिस दिन आपने खोली है उसी ही दिन इतनी बड़ी रॉबरी भी हो गई। हुआ क्या था? तो हमने ये शॉप जब ओपन की थी फरवरी 1 को, तकरीबन 10:30 पौने 11 बजे शॉप क्लोज़ किए और ये वाक़या पेश आया है सुबह 6 बजे के करीब, जो कि सीसीटीवी फुटेज के साथ मैच किया था। तो ये हमारी भी समझ से बाहर है कि अभी तो हम खुशी ही मना रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे कि सारे कलेक्टिव डिज़ाइनर्स हैं फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम दुबई, फ्रॉम कनाडा, फ्रॉम पाकिस्तान। तो अभी खुशी मना ही रहे थे, तो दिस वाज अ शॉक कि ऐसा हो कैसे सकता है और कपड़ों का कौन क्या करेगा। तो लेकिन आपको पता है, अब तो घरों में भी जब डकैतियां होती हैं तो लोग तो शादी के कपड़े तक नहीं छोड़ते, जो हैवी कपड़े होते हैं वो भी। पहले सिर्फ ज्वेलरी लेके जाते थे, अब लाखों के तो कपड़े होते हैं। बिल्कुल सही। तो ये तो आई एम श्योर आपके लिए बहुत ज़्यादा एक डिसहार्टनिंग भी होगा और आप लोग काफ़ी शौक में भी होंगे, क्योंकि इतना ईजी नहीं होता कि इतने डिज़ाइनर्स को एक साथ पैनल पे लेकर आना और फिर एक बड़ा एक आउटलेट खोलना। इट वाज शॉकिंग एंड इट वाज क्वाइट चैलेंजिंग, क्योंकि अभी मैंने खोला था, अभी सारे कलेक्ट ही हो रहे थे। फिर मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी डैमेज कंट्रोल, कि ठीक है हो गई है ना, अब आई लेट द अथॉरिटीज डू देयर वर्क। डैमेज कंट्रोल में ये है, सारे डिज़ाइनर्स को इकट्ठा किया, अल्हम्दुलिल्लाह सबने इतना साथ दिया। सबकी यही बात थी कि बिजनेस में उतार चढ़ाव होता है, हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो मैंने मंडे को 4 को दोबारा से रीओपन की अपनी शॉप। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है, लेकिन मेरी गुजारिश है ये अथॉरिटीज से जिन्होंने चोरी की है कि मुझे मेरी चीज़ें वापस कर दें, ताकि रिकवरी हमारी हो जाए। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। कुछ रिकवर नहीं हो सका अभी तक, कुछ भी नहीं इन्वेस्टिगेशन में कोई चीज़ सामने नहीं, बिकॉज़ इट्स बीन अ मंथ, मोर देन अ मंथ। आप तो हम बोलें तो अभी तक कुछ भी रिकवर आपका नहीं हुआ? नथिंग एट ऑल। और कितने की, अगर मैं मालियत पूछूं, है अराउंड 1.5 करोड़ से ऊपर की मालियत की चोरी हुई है। दैट इंक्लूड्स क्लोथ्स, दैट इंक्लूड्स ज्वेलरी एंड मतलब लोगों ने मुझे ट्रस्ट करके एक प्लेटफॉर्म मैंने प्रोवाइड किया है, तो ही उन्होंने मुझे ट्रस्ट किया है। अब अगर ये वाली तरह से चलती रहेंगी तो फिर लोग हमारे से ट्रस्ट खत्म कर देंगे। अभी लेट अलोन, कल मैं एक देख रही थी वीडियो, 10,000 businesses have been registered in Dubai from Pakistan. Why? Because पाकिस्तान से लोग पैसा बाहर ले जा रहे हैं, इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड हो रही। तो अगर हमारे साथ भी ऐसे ही होगा तो हम भी यही सोचेंगे। ऑफ कोर्स मेरे दिमाग में भी 10 दफ़ा ये ख्याल आता है, बट आई सीरियसली वांट टू ब्रिंग इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान, आई सीरियसली वांट टू वर्क इन पाकिस्तान, ताकि कुछ हमारा भी फायदा हो मुल्क का। आपसे पुलिस ने कितना कोऑपरेट किया इस तमाम सूरत हाल में? टू बी ऑनेस्ट विद यू, अभी 1-2 रोज से थोड़ी सी शुरू हुई है इन्वेस्टिगेशन। उससे पहले इलेक्शंस का वो सारा सिलसिला चल रहा था कि इलेक्शंस में बिजी हैं, तो दे वर नॉट एबल टू यू नो। महीने में तो डैमेज हैज ऑलरेडी बीन डन। ये अब इतना मुश्किल होगा कि ये सब चीजें रिकवर कैसे करनी है? ये हो सकती है, सी नथिंग इज इम्पॉसिबल। अब अगर सारे कनेक्ट करें, हर जगह कैमरा जहाँ जाके
बिके भी हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट। और बाकी क्योंकि डिफेंस में अगर कैमरास आर एट एवरी कॉर्नर ऑफ द रोड, कमर्शियल वो सारा एरिया है जी। तो अगर पुलिस सही तरह से काम करे, थोड़ी स्पीड से करे ना, कर रहे हैं लेकिन अब थोड़ी स्पीड बढ़ा लेना, तो आई टेल यू वो कोई भी चीज अगर चोरी हुई वो ढूंढ लेते हैं। अच्छा, हमारे पास ना सीसीटीवी फुटेजेस भी मौजूद हैं जो कि हमने महा के जो आउटलेट है उससे ली हैं, और उसमें आप देख भी सकते हैं कि जो ये चोरी करके लेके जा रहे हैं उन सब की आपके पास है। और ये ऐसा नहीं कि कोई आए और बाइक में लेके चीजें चले गए। अगर मैं चाहूंगी जरा मुझे भी जरा दिखा सके, तो फिर जो आपने फुटेज में मनाजर देखे, ये तो हम श्योर पूरा किसी गाड़ी में आए होंगे। जी जी, एक ब्लैक करोला थी, उसके ऊपर अकॉर्डिंग टू द पुलिस एंड द अथॉरिटीज नंबर प्लेट जो है वो जाली लगा हुआ है। तो वो जो नंबर प्लेट है वो अब फिगर आउट कर रहे हैं कि कौन से कहाँ क्या है, बट मिल तो जाएगा। ये लोग अगर स्पीड अप करें, आई नो दिस इज नॉट एन इम्पोर्टेंट इशू, यहाँ पे लोगों के मर्डर्स भी हो रहे हैं, सारा कुछ है, लेकिन हर इशू को इम्पोर्टेंस देके ऑफ कोर्स इसको सॉर्ट आउट करना होता है। हर इशू का मतलब कोई छोटी से छोटी चोरी भी हो, वहां पे भी मुजरिम का पकड़े जाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिकली जब आप बात करें उस सर्विलेंस कैमरास के वाले से, तो इसलिए तो लगाए गए मॉनिटर करने के लिए। और अगर उसका भी कोई फायदा नहीं हो रहा, फिर मतलब फिर हासिल ही क्या आपको हो रही है तमाम चीजें लगा के। जो आए थे उन्होंने क्या निकाब लगाया हुआ था, मास्क पहना हुआ था? उनके मास्क थे, ये जो कोविड मास्क होते हैं, और सब मास्क पहन के अंदर गए। करोला में गाड़ी में, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आया फिट कैसे किया इतना सारा सामान। मे बी दे वर प्रो, उनको पहले से एक्सपीरियंस होगा, गाड़ी में डिक्की में डाल रहे, आगे डाल साथ कोई और गाड़ी भी हो कि पीछे से जिस तरह से उन्होंने किया हो। गाड़ी तो एक ही थी, वीडियो में तो एक ही गाड़ी नजर मतलब या तो दो बंदे। आपको वैसे किसी पे शक, बिकॉज ऑफ कोर्स रेकी हो रही होती है और बहुत सारे लोगों को पता होता है कि अच्छा यहाँ पे कोई नई चीज आ रही है, यहाँ पे हम किसी भी तरीके से मतलब ब्रेकिंग करके जा सकते हैं। मुझे ऑनेस्टली किसी पे शक नहीं है, क्योंकि ये वाला जो इवेंट था ये सिर्फ फ्रेंड्स और फैमिली का और मीडिया और प्रेस थी। इसमें कोई ब्लॉगर्स नहीं थे, इसमें कोई आउटसाइडर्स नहीं थे। तो एज सच लाइक आई डोंट नो, मैं किसी पे शक ही नहीं कर सकती, क्योंकि एक कम्युनिटी के साथ अगर आप चल रहे हो तो अगर आपने हर किसी पे शक करके करना है तो फिर कोई काम भी नहीं हो सकता ना। अच्छा, वैसे आप ये मॉनिटर करने की कोशिश करें कि कोई अगर वही आर्टिकल्स जो आपके पास मौजूद थे उसको पाकिस्तान में ऑनलाइन सेल करने की कोशिश कर रहा हो या फिर पाकिस्तान से बाहर सेल करने की कोशिश कर रहा हो? जी बिल्कुल, मैंने अपने सारे आर्टिकल्स, सारे डिज़ाइनर्स के आर्टिकल्स जितनी भी दुबई में एग्जीबिशंस हुई वो सारे लोगों के साथ शेयर किए। बाकी इंटरनली मैं अगर कोई वॉच कर रहे हैं, एफआई वगैरह किसी को साथ में इन्वॉल्व किया हो कि आप अभी आई एम इन दैट प्रोसेस, आई एम ट्राइंग टू गेट इन टच विद ये साइबर क्राइम वाले भी, सो दैट दे कैन कीप अ वॉच ऑन ऑल द आर्टिकल्स दैट वर डिस्प्लेड। और अगर कोई अभी नहीं, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद कोई भी हो इस तरह का, दे कैन कैच इट थ्रू समहाउ। कम से कम जो ड्रेस आपके जो गए हैं वहां से, वो उनकी क्या प्राइस है? जो ज्यादा से ज्यादा जो ड्रेसेस वहां पर मौजूद है उनकी क्या प्राइस है? दिस इज लाइक अ हार्ट ब्रेकिंग टॉपिक फॉर मी, बिकॉज मेरी अपनी पर्सनल कलेक्शन वाज roughly around 40 lakhs, because उसमें सारी ब्राइडल्स थी। लोगों के किसी के 5 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, किसी की 10 लाख की थी, किसी की मतलब ज्वेलरी से लेके कपड़ों तक। मेजर आप ही की थी ऑफ कोर्स, बट दिस इज समथिंग के सारों ने इंडिविजुअल पीसेस जो ना एक्सक्लूसिव पीसेस बनाए थे। ये कोई ऐसे नहीं है कि 10,000 पीस आपके बन रहे हैं या 100 कुर्ते बन रहे, दो पीसेस हैं एक डिजाइन के, तो वेरी एक्सक्लूसिव स्टफ वाज डिस्प्लेड। अब वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत करम है कि सबने बहुत ज़्यादा ताबुन किया है। और लेकिन देखिए दिमाग लिया जाता है, ऐसा लगता है जैसे कि फ्रेटर्निटी का योग, कि देखिए और कुछ नहीं चुराए, कपड़े चुराए। ऑफ कोर्स हूएवर हैज डन इट, या जो भी से मुलविस है, तो इतना पता चलता है कि हाँ वो उसकी अप्रोच क्या है। बिल्कुल, मास्टरमाइंड अब पता नहीं कौन है, बहुत गट्स चाहिए इस तरह की हरकत करने को। मतलब अभी खुला है 11:30 सुबह 6 बजे के करीब, मतलब विद इन लाइक 7 to 8 hours दिस इज लाइक क्लीन स्वीप। तो मतलब हैट्स ऑफ टू द रॉबर्स। पुलिस शुड एक्चुअली अपॉइंट देम इन देयर फोर्सेस, क्योंकि उनके तो दिमाग ज्यादा तेज चलते हैं। पुलिस तो सुराग ही ढूंढ रही है, कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं डॉट्स। दिस इज वेरी सैड एंड आई कैन मतलब मैं आपको देख लूँ तो ऑफ कोर्स एक बंदा जिसकी एक अच्छी ख्वाहिश है, जो कि बिजनेस पाकिस्तान में लाना चाहता है और वो इन्वेस्ट करे, एक आसान नहीं होता ना कि आप इतने ब्रांड्स को अपने साथ लेके चलें और उसके बाद फिर विद इन फ्यू आवर्स आप देखें कि वो आपकी इतनी मेहनत जो आपके इतना हार्ड एंड मनी है वैसे कोई आपकी नज़रों से लेके चला जाए, तो ये बड़ा तकलीफ से भी होता है। और अभी तक जी पुलिस इस पे काम कर रही है, एक जोड़ा भी इनका अभी तक रिकवर नहीं हुआ। सीसीटीवी कैमरा भी था, जो गाड़ी जो कि काली करोला थी, कहा जा रहा है कि जी उसका जो नंबर प्लेट थी वो भी उसकी जाली थी। लेकिन एक चीज़ है कि कैमरास तो हर जगह मौजूद थे। अब ये देखना है कि बहुत दूसरे ममालिक में तो होते हैं कि एक ही कैमरे की फुटेज आ जाए उससे काम हो जाता है, यहाँ पे तो इतने ज़्यादा कैमरास की जो फुटेज है। तो आप वैसे आप होपफुल हैं कि इंशाल्लाह हो जाएगा?
आई एम वेरी होपफुल बिकॉज अब जिस स्पीड से काम करेंगे ना तो कुछ ना कुछ मिलेगा। अगर ये काम 2 वीक्स पहले हुआ था, टू बी ऑनेस्ट विद यू, मेरी वापस शॉप में रिकवरी हो चुकी होती। मुझे ये बताएं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ सिक्योरिटी गार्ड, राइट? उस आपके अपना कोई सिक्योरिटी गार्ड उस वक्त था? क्योंकि ऑफ कोर्स चाहे पहले दिन भी था। सिक्योरिटी गार्ड को आप अगर सीसीटीवी फुटेज में देख लें, ही वाज हेल्ड ऑन गन पॉइंट्स। तो इट्स नॉट अबाउट सिक्योरिटी गार्ड, इट्स नॉट अबाउट कैमरा। हम लोग यहाँ पे टैक्सेस किस बात के देते हैं? आई एम एक्चुअली वेरी फ्यूरियस अबाउट द फैक्ट कि हम टैक्स देते हैं ताकि हमें रोड अच्छी मिले, हमें सिक्योरिटी मिले। अगर हमने सारी चीजें खुद करनी है तो आई वुड अर्ज ऑल द बिजनेस कम्युनिटी नॉट टू पे टैक्सेस। मैं टैक्सेस नहीं दूंगी जब तक मेरी चीजें मुझे नहीं मिलेंगी। दिस इज वेरी अनफेयर टू बी ऑनेस्ट विद यू। ये हमारे लिए इतनी ज्यादती है क्योंकि ये मेरा एक छोटा पार्ट है बिजनेस का। दिस इज नॉट माई मेन बिजनेस, आई हैव अदर वर्क। बट अगर ये इतनी छोटी सी चीज ही नहीं हमारे सोसाइटी से हैंडल हो रही जो कि हमारी सिक्योरिटी है, तो फिर व्हाई वुड वी पे टैक्सेस टू द ऑफिशियल्स हु आर एक्चुअली गोइंग टू रन द कंट्री? सिर्फ आपकी पुलिस से ही बात हुई है? आपके ऊपर किसी से भी, इंतजामिया से किसी से बात नहीं हुई? हुकूमती सतह पर किसी से? हमारी काफी इन्फ्लुएंशियल लोगों से हमने अप्रोच करवाई है, सिक्योरिटी वालों को, अथॉरिटीज को, जिसकी वजह से ही आगे पुश हो रहा है। इफ अगर कोई लेमैन होता तो मेरे तो ख्याल से वो तो बेचारे को ब्रश ऑफ करके उसको तो 20-25 हज़ार दे के फारिग कर देते कि भाई अपना मुंह बंद रखो, हमसे ये काम नहीं होता। सिंस हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं उसकी वजह से मैं कहती हूँ अल्लाह का इतना करम है कि ये थोड़ा बहुत जो एक्टिविटी हो रही है उसकी वजह से हो रही है। और आई एम एक्चुअली ग्रेटफुल कि अब इन्होंने थोड़ा सा काम शुरू किया। एंड आई वुड से कि हाँ, 2-3 हफ्ते पहले जो था सिनेरियो अब थोड़ा चेंज हो गया बिकॉज प्रेशर बिल्ड हो रहा है फ्रॉम ऑल दी अथॉरिटीज। सारे मीडिया से काफ़ी प्रेशर बिल्ड हो रहा है। तो एक कलेक्टिव एफर्ट है। छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम नज़रअंदाज कर देंगे ना तो फिर वो इसीलिए एक्सप्लॉइट हो जाती है, बड़ी बन जाती है। आई विश कि मैं चाहूँगी कि जल्द अज जल्द जो है ना ये तमाम चीज़ें सॉर्ट आउट हो। थैंक यू सो मच। और जो इतनी चीज़ें हैं, आपको जो इतना माल जो वहाँ से निकाला गया, अल्लाह करे वो वापस आए, इतनी एफिशिएंसी ज़रूर दिखाई जाए। बिकॉज देखें एक एक सूट के साथ आपकी बड़ी, सिर्फ ये नहीं कि आपकी बड़ी मेहनत है, आपकी बड़ी इमोशनल अटैचमेंट भी होती है। जब आप अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे होते हैं तो आपकी बड़ी तवक्कुआत उस प्रोडक्ट के साथ होती है, चाहे वो एक बड़ा आउटलेट मॉल हो, चाहे वो कोई भी छोटी सी एक ठेला भी हो, पर आपकी बड़ी मेहनत से बनाई ये तमाम तो चीज़ें होती हैं। सो अल्लाह करे जी इनकी जो जितनी भी चीज़ें हैं वो रिकवर हो जाए, इनके पास आ जाएं। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद हाजिर होते कहीं मजा आएगी। वेलकम बैक। वैसे तो आजकल हर किस्म की बीमारियों के इलाज उसके अपने डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट ही करते हैं और आवाम की बड़ी तादाद भी मखसूस बीमारी के लिए इस मर्ज़ के स्पेशलिस्ट के पास जाने को तरजीह देती है। लेकिन हम आपको बताएं कि यूनानी तरीका इलाज हिजामा की अपनी एक अहमियत है। यूनानी अद्वियात के इस तरीके को हिजामा कपिंग थेरेपी भी कहा जाता है। बहुत सारी जगहों पे इसको वेट कपिंग भी कहा जाता है। और हिजामा का आगाज़ जो है वो चाइना में उस वक्त हुआ था जब क्लियोपेट्रा नामी मलिका अपनी खूबसूरती को मज़ीद बढ़ाने के लिए ये अमल करवाती थी। लेकिन आज हम देख सकते हैं कि मुख्तलिफ खिलाड़ी, बॉडी बिल्डर समेत दीगर अफराद अपने जिस्मानी और रूहानी मसाइल के हल के लिए भी इस तरीका इलाज की तरफ जा रहे हैं। तो जनाब, अगर आपको जोड़ों या कमर के दर्द में कमर के दर्द की शिकायत हो या फिर मसला आपको स्लिप डिस्क का भी हो, तो इसके अलावा भी सर्वाइकल का भी अगर आपको इशू हो तो आप हिजामा करवा सकते हैं। इसके अलावा ये कहा जाता है कि अगर आपको नज़र हो तो इसका भी इलाज आप हिजामा के थ्रू करवा सकते हैं। हिजामा है क्या, ये कौन सी डेट्स में करवाए जाएं, यानी कि चांद की कौन सी तारीखों में करवाया जाए तो ज़्यादा मौजू साबित होगा, और किस किस बीमारी का इलाज हिजामा के अंदर पोशीदा है, इस हवाले से बात करेंगे। हिजामा एक्सपर्ट मोहम्मद फारूक मुगल साहब हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फारूक भाई, वेलकम टू। सबसे पहले तो हिजामा के बारे में बताएं, ये हिजामा है क्या? ये जो वेट कपिंग जिसको हम कहते हैं, ये क्या चीज़ होती है? ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम इसको ये समझ लें कि ये हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले ये चाइना में हज़ारों साल से हो रहा है, लेकिन जब हुजूर अलैहिस्सलाम दुनिया में आए तो ये सुन्नत बनी। हिजामा में बेसिकली हम सेप्टिक ब्लड निकालते हैं स्किन से, कैपिलरीज से। हमारी बॉडी के अंदर 4 किस्म की वेन्स होती हैं, आर्टरीज, वेन्स, वेसल्स एंड कैपिलरीज। ये कैपिलरीज का लिम्फेटिक ब्लड कहलाता है, लिम्फेटिक चैनल से आता है। इसमें टॉक्सिन्स होते हैं, डेड सेल्स होते हैं, और जितना भी हम इनहेल कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, और जितना टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में जा रहा है ये हमारी स्किन में आके इकट्ठा हो जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम हिजामा करवाओ, ऐसा ना हो कि खून का जोश तुम्हें हलाकत में डाल दे। अब ये जो खून का जोश है ये स्पेशली हाई ब्लड प्रेशर है, जी जी बिल्कुल, जिसके लिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो तशखीस फरमाई है वो हिजामा फरमाया। इस तरह फरमाया कि तुम हिजामा करवाओ, कि हिजामा करने वाला क्या ही अच्छा शख्स है
पुश्त हल्की कर देता है और निगाह को तेज करता है। तो इससे आंखों की तमाम मसाइल का भी इलाज अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। इसी तरह हिजामा के अंदर चूंकि हिजामा में हम सिर्फ ब्लड निकालते हैं तमाम डिसीजेस के लिए, लेकिन सवाल ये जहन में पैदा होता है कि आया ब्लड निकालने से सारे अमराज ठीक कैसे होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। पहली चीज तो ये समझने की है कि अल्लाह के नबी ने इसे शिफा कहा है। हम जब जमजम का पानी पीते हैं, सर के दर्द के लिए भी पीते हैं, हार्ट के लिए भी पीते हैं, एस्थमा के लिए भी पीते हैं और स्किन के लिए पीते हैं। तो वो चोट लगी वहां पे भी जमजम का पानी लगाते हैं। हाँ। तो असल में जब जहां अल्लाह का वादा आ जाए किसी भी चीज के साथ, किसी भी पैथ के साथ, जब अल्लाह का वादा आ जाए तो वहां अल्लाह की कुदरत काम करती है। वहां फिर अकल से समझ में नहीं आती कि ये होगा कैसे। अल्लाह के लिए तो कोई चीज किसी तरह भी करना मुश्किल नहीं है, सिर्फ अल्लाह के चाहने की देर है। तो बेसिकली हिजामा में हम लाइट से स्क्रैचेस लगाकर मखसूस डिफरेंट पॉइंट्स से सेप्टिक ब्लड निकालते हैं। कुछ पॉइंट्स हमें रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने बतलाए हैं और कुछ हम एनाटॉमी के एतबार से करते हैं, डिसीजेस को देखकर, पेशेंट का ब्लड एचबी देखकर, उसकी साइकी देखकर। हिजामा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के लिए भी बहुत मुफीद है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने मजनून का इलाज हिजामा से करो। इसमें डिप्रेशन भी आ जाता है, अगर आपको डिप्रेशन है तो आप हिजामा जरूर करवाएं। ठीक है। अच्छा, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में आप एंगर थेरेपी भी, ये भी बिगेस्ट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर ये भी तो हो गया कि जब आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। ऐसा ही हदीस में आता है कि जब तुम्हें गुस्सा आता है तो शैतान तुम्हारी रगों में दौड़ता है। हिजामा से हम ब्लड जब निकालते हैं तो ये शैतान बाहर आता है, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो गुस्सा है वो ठंडा भी हो जाता है और आपके जो लव के हार्मोन्स हैं, मूड को अच्छा करने वाले हार्मोन्स हैं, वो ब्रेन से डिस्चार्ज होते हैं। तो एपिलेप्सी के लिए ये बहुत मुफीद है। अच्छा, रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम अपने मिर्गी के मरीजों का इलाज हिजामा से करो। तो इससे मिर्गी 100% ठीक होती है। अच्छा, सर्वाइकल के पेशेंट्स को मैं देखती हूँ कि वो बहुत हिजामा करवाते हैं, उसकी बड़ी वजह क्या है? स्पाइनल कॉर्ड के जितने इश्यूज हैं, स्पाइनल कॉर्ड कटी हुई ना हो, अगर पेशेंट पैरालाइज है किसी वजह से, इतनी नर्व्स पिंच हो चुकी हैं कि वो चल फिर नहीं सकता, या फुट ड्रॉप हो गया उसे, या उसकी एक टांग में जो है वो रेडिएशन हो रही है, बहुत शदीद दर्द है, जिसे आम जबान में इरकुन निसा कहा जाता है और मेडिकल की इस्तिलाह में शाटिका पैन कहते हैं। तो बेसिकली शाटिका नर्व प्रेस होती है। तो स्पाइनल कॉर्ड का कोई इशू, चाहे वो सर्वाइकल का हो, डॉर्सल का हो या लंबर का हो, जितने इश्यूज हैं, इसका रिकवरी रेट मेरे तजुर्बे में 99% है। 1% पेशेंट ही होते हैं वो अल्लाह की तरफ से आजमाइश में होते हैं या वो पकड़ में होते हैं किसी क्योंकि वो अल्लाह की तरफ से, मतलब शिफा तो अल्लाह के हाथ में, तरीक़ेकार तुम्हारे पास मौजूद भी है। मैं देखती हूँ वेस्ट में भी बहुत ज्यादा रुझान है वेट कपिंग का, हिजामा का, और मैंने यूजुअली टेनिस स्टार्स को बहुत देखा है कि जो टेनिस स्टार्स होते हैं उनकी बॉडी में अक्सर नजर भी आ रहा था, स्पेसिफिकली किसी गेम से पहले भी पता चल रहा होता है कि एग्जैक्टली 1 या 2 दिन पहले उन्हें हिजामा कराए। तो इसका मतलब है कि अगर आप हिजामा कराएं तो उसके मतलब द सेम डे या उसके अगले दिन भी कोई भी बढ़िया आपको कोई टास्क हो तो आप आराम से कर सकते हैं। आपको कोई ये नहीं है कि अभी हिजामा करा लिया तो मुझे रेस्ट करना है। नहीं, ऐसा नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को जब रवाना करते थे जहाद में तो पहले उनको हिजामा करवाते थे, तो इससे इंसान बिल्कुल एक्टिव हो जाता है। बल्कि मुझे शाहिद आफरीदी ने खुद बताया कि फारूक भाई, जब मैं हिजामा करवाता हूँ आपसे और जब मैं ग्राउंड में जाता हूँ तो मेरी परफॉर्मेंस और होती है, मैं अपने आप को फिट फील करता हूँ। तो ये चूंकि हिजामा का सबसे बड़ा हुस्न यह है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत के आखिरी तबके में कसरत अमवाद नजर बद से होंगी। दूसरी हदीस है कि हर नेमत वाले के साथ हासिदीन होते हैं। तीसरी हदीस है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी नेमतें तुम्हारे पास रहें तो राज में रख कर अल्लाह की मदद हासिल करो। चौथी हदीस है कि अगर तुम कामों की तकमील चाहते हो तो अपने कामों को राज में रख कर अल्लाह की मदद हासिल करो। तकदीर पर सबकत ले जाने वाली कोई चीज होती तो वो नजर बद होती। नजर बद पहाड़ से धक्का दे सकती है, नजर बद जवान ऊंट को काट कर हंडिया तक पहुंचा देती है। बिल्कुल ऐसे है। सबसे बुनियादी चीज है कि पहले ही सेशन में जब आप हिजामा करवाते हैं आपकी नजर बद का तोड़ हो जाता है, क्योंकि नजर बद का असर ब्लड के अंदर होता है और रोजाना हमें हमारे बच्चों को हमारी नजर लगती है, क्योंकि हर मर्तबा तो इंसान माशाल्लाह नहीं कह सकता। अपना आईना देखा, अपना चेहरा देखते हुए ज्यादा खुश अपनी खुद भी नजर लग जाती है। अब आईना देखते वक्त आपने दुआ नहीं पढ़ी अल्लाहुम्मा अंत हसन खल्की फहसन खुलुकी, तो आपको अपनी नजर लग जाएगी। अगर आपको ये दुआ नहीं आती तो कम से कम हम माशाल्लाह कह दें। तो नजर से का शिकार तो हम 24 आवर्स किसी न किसी एतबार से होते ही हैं। फिर इंसान पर शयातीन जादू करते हैं। हदीस में आता है फजर की नमाज से पहले शैतान 3 जादू की गिरहें हर मुसलमान की गर्दन के पीछे लगाता है और कहता है रात बड़ी लंबी है, सो जा।
जब इंसान नमाज के लिए उठता है तो वो जादू की पहली गिरा खुल जाती है, और जब वो वजू करता है तो दूसरी खुल जाती है, और जब वो नमाज के लिए खड़ा होता है तो तीसरी खुल जाती है। अब जब ये मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता तो इस पर ये जादू कारगर होता है। मिसाल है, इंसान कमजोर है, अगर आज की फजर की नमाज रह गई, उसका जादू तो चल गया। अब इसके असरात किसी भी एतबार से जिंदगी में सेहत के एतबार से जाहिर हो सकते हैं। लिहाजा अगर हम हिजामा करवा लेंगे तो उसके जादू के असरात भी खत्म हो जाएंगे। कौन सी एज से हम हिजामा शुरू कर सकते हैं? एज तो हम पैदाशी बच्चों को भी करते हैं। मैंने अपनी बेटी को 3 माह की उम्र से हिजामा शुरू किया। 3 माह तो बड़ी छोटी उम्र है। बहुत छोटी उम्र में। तो उसमें फिर ऑफ कोर्स वो जो कपिंग का लेवल होगा ऑफ कोर्स वो कम होता है। हाँ, वो बस 2, 3 या 4 कप, इतने ज्यादा नहीं लगाते, थोड़े से कप। लेकिन वो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जैसे कि C6 जो हमारा सर्वाइकल की डिस्क है, छठा मोहरा है हमारी गर्दन में सर्वाइकल रीजन का, उस पर हिजामा करवाना रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 72 डिसीजेस, 72 बीमारियों की शिफा है उसमें। तो अमूमी तौर पे हम छोटे जो बच्चे होते हैं, वो इन्फेंट्स हों, टोडलर्स हों, उनको 2 पॉइंट्स ही ज्यादा लगाते हैं। अच्छा, हमें खुद तवातुर से हिजामा कराना चाहिए या सिर्फ जब जरूरत पड़े तब हिजामा करवाना चाहिए? देखिए, आपको अगर कोई डिसऑर्डर है, कोई डिसीज है, तो उसका तो फिर उसके सेशंस होते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपका इशू क्या है। लेकिन आपका कोई इशू नहीं है, डिटॉक्सिफिकेशन आपको बॉडी की करनी है और आप चाहती हैं मैं फिट रहूं, तो महीने में एक बार चांद की 17, 19 और 21 तारीख को लाजमी हिजामा करवाना चाहिए। जैसा कि आज चांद की 17 भी है, तो रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने चांद की 17, 19 और 21 तारीख को हिजामा करवाया, अल्लाह उसे हर बीमारी से शिफा अता फरमाएंगे। तो अपने आप को फिट रखने के लिए कि पूरे महीने में जितनी भी बॉडी ने टॉक्सिन्स बनाए और डेड सेल्स हैं बॉडी में, ये निकल जाएं, नजर बद के असरात खत्म हो जाएं, जादू के असरात खत्म हो जाएं, और जितने इन असरात की वजह से जिंदगी के अंदर जो मैं रिवर्स गया हूँ, बैक पे गया हूँ, मैं फ्रंट पर आ जाऊँ, मेरे वो तमाम मसाइल हल हो जाएं, महीने में एक बार लाजमी करवाना चाहिए। अच्छा, एक ऐसा इलाज जिसमें इतनी ज्यादा चीज़ों के हवाले से शिफा भी है और नज़र के हवाले से भी हमें मालूम है कि नज़र आजकल कितनी ज़्यादा उसके इश्यूज हैं, तो ये इलाज क्या एक्सपेंसिव है? नहीं, इलाज अगर आप इसको कंपेयर करेंगी ना बाकी जितने भी पैथ्स हैं, जितने भी इलाज हैं उनसे, तो ये बहुत ही चीप है। मिसाल के तौर पर सर्वाइकल का एक पेशेंट अगर किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाता है तो उसका MRI कंट्रास्ट तकरीबन 20,000 से लेके 60,000 रुपए तक होता है। अच्छा, हम MRI नहीं करवाते। MRI हम उस सूरत में करवाते हैं जब 5-6 सेशंस हो जाएं और पेशेंट को बिल्कुल भी रिलीफ ना मिले, कि हर हाल में 3 से 4 सेशंस के अंदर पेशेंट को 30% रिलीफ हर हाल में मिलना चाहिए। अगर 3 से 4 सेशंस में 30% रिलीफ मिल जाता है तो इट मींस कि ये 7, 8 या 9, 10 सेशंस के अंदर 100% कवर हो जाएगा। क्योंकि अब एक स्पाइनल कॉर्ड का पेशेंट अगर किसी हॉस्पिटल में जाएगा और उसके 1-2 MRI होंगे, फिर वो कंसल्टेंट की फीस देगा, फिर वो मेडिकेशन करेगा, उसके बाद जब वो ऑपरेट करेगा, ये बात लाखों में जाकर अच्छा, दिल के अमराज अगर पेशेंट करवाएं, वो लोग जिनको ब्लड प्रेशर है, अगर वो ये हिजामा करवाएं तो क्या उनको भी मुकम्मल से? जी हाँ, बिल्कुल 100% BP का मसला वो है, वो सॉल्व हो जाता है। लेकिन BP की कॉजेज हैं, देखना पड़ता है, क्योंकि किडनी स्टोन तो नहीं है, कोई डिप्रेशन, टेंशन, हाई कोलेस्ट्रॉल, शुगर जो है ना वो लेवल हाई ना हो। इसी तरह सर्वाइकल का अगर इशू हो तो इससे भी BP शूट करता है। सही, मुझे ये बताएं, जैसे हम कैलोपेत्रा की बात कर रहे थे कि कैलोपेत्रा करवाया करती थी, उसका मतलब है तो खूबसूरती के लिए भी 100%। अगर आपने खूबसूरती बढ़ानी है तो ये बड़ी मुफीद साबित हो गया हिजामा। ऐसा ही है, चेहरा इससे ग्लो करता है, चेहरे के एक्नीज के लिए, स्कार्स के लिए, जितने दाग धब्बे हैं चेहरे के, ये सारे के सारे क्लीन हो जाते हैं। लेकिन सेशंस हैं इसके, सेशंस हैं इसके। और वैसे कितने सेशंस दरकार होते हैं इसके? 16 सेशंस मैक्सिमम होते हैं, लेकिन 3 के बाद से पेशेंट रिकवर होना शुरू हो जाते हैं। कुछ 5 में होते हैं, कुछ 6 में होते हैं, वीक में 1 सेशन होता है। सही, ठीक है। अच्छा, आपने बताया कि खूबसूरती के लिए भी बहुत अच्छा है, और आपने बोला कि जैसे मुझे तो आंखों की जैसे तकलीफ भी है, तो आंखों की पेन के लिए भी हिजामा? बिल्कुल, आंखों के लिए भी, आंखों के तमाम अमराज के लिए बहुत ही मुफीद है, बहुत ही मुफीद है। क्योंकि हदीस में आता है कि तुम हिजामा करवाने वाला क्या ही अच्छा शख्स है, पुश्त हल्की कर देता है, निगाह को तेज करता है। सही। कोई ऐसी बीमारी जिसकी वजह से, जिसके बाइस आप हिजामा ना करवा सकें? हाँ, हम ब्लड HB देखते हैं कि अगर ब्लड HB 9 पॉइंट से नीचे हो हाँ। और फीमेल का जो है वो 8 पॉइंट से नीचे हो, फिर हम हिजामा नहीं करते। हाँ, अगर प्रेगनेंसी की शुरू के अयाम हो, शुरू के 3 मंथ्स हो, फिर भी नहीं करते। फिर साइकी देखते हैं पेशेंट की, बेसिकली साइकी भी देखनी पड़ती है कि साइकोलॉजिकली कितना स्ट्रांग है। तो अगर वो स्ट्रांग होता तो कर भी देते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा पॉइंट्स नहीं लगाते ताकि ब्लड ज्यादा ना निकले और पेशेंट पहले से वीक है, मजीद वीक ना हो।
सही, ठीक है, थैंक यू सो मच जी। काफ़ी हमने मुफस्सिल गुफ्तगू हिजामा के हवाले से और बहुत सारी जो मिथ्स और बहुत सारे मेरे दिमाग में जो सवालात थे वो क्लियर हुए। मुझे पता चला कि हाँ भाई हिजामा सिर्फ और सिर्फ आप अपने इलाज के लिए नहीं करवा सकते, बल्कि ऑफ कोर्स नजर बद का आपने इलाज करवाना हो तो तब भी हिजामा काफ़ी ज़्यादा मुफीद है। और साथ में अगर आपको अपनी खूबसूरती बढ़ानी है, अपने अगर बालों वालों के हवाले से भी आप चाहते हैं कि सब चीज़ें अच्छी हो जाए आपकी, तो हिजामा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बहुत शुक्रिया जी, मोहम्मद फारूक मोल साहब हमारे साथ मौजूद थे। मुझे अब लेनी यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक, आप लोग की मजा आएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। मौसम बदलने के साथ ही एक ऐसी परेशानी भी है जो अब काफ़ी ज़्यादा आम होती जा रही है और हमने देखा भी है कि बारिशों के सीज़न में अक्सर अफराद अपने आंखों के इन्फेक्शन में मुब्तला हो जाते हैं। और इसकी वजह यह है कि बारिश के मौसम में हवा में नमी मौजूद होती है, जिसकी वजह से आई इन्फेक्शन तेज़ी से फैलने का ख़तरा भी बढ़ जाता है। और मौसम अगर खुश्क और गर्द आलूद हो उस वक्त भी हमें अपनी आंखों को बहुत बचा कर चलना पड़ता है। शदीद थकन और नींद पूरी ना होने की वजह से भी हम देखते हैं कि हमारी आंखें काफ़ी बोझल सी होती है और हमें बड़ा बोझ सा महसूस होने लग जाता है। आंखें सुर्ख होना या उनसे पानी बहना भी एक मसला है। और आंखों के मुख्तलिफ अमराज और मसाइल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है आइस डॉक्टर शमीन अकरम साहिबा ने। उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, वेलकम टू सुबह समा। मुझे खुद भी एक आई इन्फेक्शन है, लेकिन उसका तस्करा मैंने इसमें किया नहीं कि जब आपकी आंखों में एक अदद दाना बन जाए, क्योंकि जो इतने ग्लैंड्स हैं जिसने वो ना वो एक ऐसा एक लिक्विड है वो प्रोड्यूस करती है जिससे आपकी आंख में अच्छी नमी रहती है, जिसकी चीज़ें चलती रहती हैं, यानी कि एक तरह से ग्रीस ही आप समझने के जो ज़रूरी होता है। मैं सही कह रही हूँ डॉक्टर साहिबा? वो भी जब ब्लॉक हो जाए तो तब भी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है और मेरा शायद वो थोड़ा मेस्ड अप सीन हो गया। डॉक्टर साहिबा, कि आजकल हम क्यों इतना वैसे सुन रहे हैं आंखों की इन्फेक्शन और वो फिर आशोब चश्म भी आजकल इतना क्यों फैला हुआ है? अगर तुमने बहुत अच्छा पहले इंट्रोड्यूस करा दिया ना मदिया कि अगर वेदर ऐसा होगा जिसके अंदर ह्यूमिडिटी भी है, उसके साथ गर्दो बिल्कुल वो भी डस्ट भी है, वो तो है ही, और सारा वो सब कुछ है। और उसके साथ अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा लैक ऑफ हाइजीन हो जाता है कि हमारी जो हैंड वॉशिंग है वो उस तरह नहीं हो पाती है जिस तरह हमने एक ज़माने में कोविड के ज़माने में की थी। सो उससे क्या होता है कि एक इंसान से दूसरे इंसान की आंख के अंदर जरा जो डिस्चार्ज होता है आंख में, जिसको कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं, वो अगर गलती से भी फैल जाए, जैसे आपने कप भी पकड़ा हुआ है और उसके ऊपर आपका सिक्रीशन लग गया और किसी और ने उसको उठा लिया और आंख में मैंने कप दिया, बिल्कुल हाँ, और बिल्कुल हमारी आदत होती है ना, या नोज की तरफ हाथ जाता है या आंख की तरफ हाथ जाता है, बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब अनकॉन्शियसली ये जाता है। सो उसकी वजह से क्या होता है कि जरासीम ट्रांसफर हो जाते हैं और इस तरह ये एक से दूसरे से तीसरे तक फैलना शुरू हो जाता है। सो ये एक मर्ज है जो कि अक्सर हम जब कहते हैं ना आंखें लाल होनी आ रही हैं, और अक्सर ऐसी एनवायरनमेंट पे भी कुछ अरसे पहले ही बहुत जबरदस्त किस्म का आउटब्रेक हुआ था। जी जी बिल्कुल, एवरी पर्सन, ऑलमोस्ट हर घर के अंदर ये हो रहा था। हाँ। और अनफॉर्चुनेटली वो यही होता है कि वो एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे को पास ऑन हो जाता है। इसकी एज सच कोई ट्रीटमेंट खास नहीं होती ना, तो प्रिवेंशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको अगर घर में किसी को भी हो जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने हाथ जो हैं अच्छी तरह उनको धोएं। अगर आपके घर बेबीज हैं, बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो आप अपने मदर्स जो हैं वो अपने हाथ अच्छी तरह धो के फिर उनको हाथ लगाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारी जगहों पे ये भी है ना कि घर में हमारे पास जो मेकअप के प्रोडक्ट्स हैं वो भी इतने अच्छे नहीं है, और अगर अच्छी क्वालिटी के हैं भी तो वो एक्सपायर्ड हैं और हमें पता ही नहीं चलता, और मेकअप भी जब कर रहे होते तो कहीं ना कहीं उसका एक छोटा सा जरा बस आपकी आंख में चला गया और आपका काम हो गया। बिल्कुल सही कह रही हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर खवातीन का ये मतलब स्पेशली यंग लड़कियां जो होती हैं ना, तो इतनी सेंस नहीं होती है, तो किसी का मस्कारा अच्छा लगा तो वो आपने भी अपनी आंख में इस्तेमाल कर लिया, किसी का शेडो अच्छा लगा तो वो भी आपने अपनी आंख में इस्तेमाल कर लिया, काजल अच्छा लगा तो वो आपने वही सलाई जो है वो अपनी आंख के अंदर लगा ली। सो अगर उस दूसरे इंसान को कोई भी हल्का सा भी इन्फेक्शन होगा तो क्रॉस इन्फेक्ट हो जाएंगे आप उससे। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी किसी का मेकअप नहीं इस्तेमाल करें, जिससे कि मैं बात लेकर आऊंगी कॉन्टैक्ट लेंसेज के ऊपर। जी बिल्कुल, अक्सर आजकल लड़कियां बहुत पसंद करती हैं रंगीन कॉन्टैक्ट लेंस लगाना, विच इज़ परफेक्टली ठीक है, उनको शौक है उस चीज़ का, लेकिन उसमें भी क्या है कि वो पास ऑन होता है कि अगर आपको अपनी दोस्त के नीले कॉन्टैक्ट लेंसेज अच्छे लगे, आपने कहा मैं भी आज की पार्टी में पहन के चली जाती हूँ, मैं भी नीली बन के जाऊंगी तो उससे क्या होता है कि फिर अगेन आप क्रॉस इन्फेक्ट कर रहे हो ना। क्या बिल्कुल ऐसे ही है। आप खुद सोचें कि दूसरे की आंख के अंदर से निकली भी एक चीज आप अपनी आंख में लगा रहे हैं, तो वो उसके जो भी जरासीम होंगे वो आप तक भी ट्रांसफर होंगे। सो ये इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बहुत अच्छी बात मदिया जो तुमने की अभी के हमारे पास अगर अच्छा प्रोडक्ट हम खरीद भी लेते हैं मार्केट में जाके तो हमें ये नहीं पता चलता कि वो एक्सपायर्ड है या नहीं है, स्पेशली अभी जब ये डॉलर का और हमारा जो इतना
ज़्यादा फ़र्क है तो वेरी डिफ़िकल्ट टू के बाय के आप कोई रीज़नेबल प्राइस पे कोई अच्छा प्रोडक्ट वैसे ख़रीद लेंगे। सो बहुत ज़रूरी है कि आप चाहे आम सी चीज़ इस्तेमाल करें। मैं तो कहती हूँ कि अगर आपका घर का सुरमा भी इस्तेमाल कर रहे हैं जो दाम का एक ज़माने में बनता था, दैट्स फाइन, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट कहाँ से आ रहा है और उसमें क्या चीज़ है और वो एक्सपायर्ड नहीं। ये जो डॉक्टर साहब आजकल बड़ी टर्म इस्तेमाल की जाती है कि आंख आ गई है, ये क्या होती है? ये इसकी समझ में नहीं आती कि ये एक तो ये टर्म क्या है और ये जब आंख आ जाती है तो आंखों को क्या क्या मसला होता है? सो जो मैंने अभी पहले बात की थी, जब मैंने कहा था कि कंजंक्टिवाइटिस का आउटब्रेक मतलब आंखें आना होता है ना, आंखें लाल हो जाती हैं, सुर्ख हो जाती हैं, आपको बहुत हर एक को नजर आती है, आंख दिखा रहे हैं हर एक को। आप वो नाम भी इतना मुश्किल है ना, फिर लोग कहते हैं ज़रा बेहतर है कि जी मेरी आंख आ गई है। मुझे बताएं फिर हम अपनी वैसे आप यहाँ पे मौजूद भी हैं तो आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए आपसे भी पूछना चाहूँगी कि हम अपनी बिनाई को तेज़ करने के लिए क्या करें? क्योंकि देखिए ये इतनी खसास चीज़ है कि जब हमारी आँख की कोई तकलीफ भी हो तो हम देखेंगे हम किसी अच्छे काबिल डॉक्टर के पास जाएं। खुदा न खासा अगर हमारा इलाज सही ना हुआ या खुदा न खासा किसी प्रॉब्लम हो जाए तो हमारी आँख की बिनाई जा सकती है, और आँख की बिनाई जाने का मतलब है अंधेरा। बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। तो हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? और मैं चाहूँगी खुराक के वाले से भी बताएं कि हमारी बिनाई तेज़ कैसे हो सकती है। तुमने बहुत ही अच्छा सवाल किया। देखिए आंखें और उनकी बिनाई जो है वो अल्लाह मियाँ की आई थिंक एक सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट नेमत। बिल्कुल, बेशक। अगर आप थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लें और आप फिर मूव अराउंड करें अपने सराउंडिंग्स के अंदर तो आपको पता चलेगा कि आप कैसा महसूस करते हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। एक तो ये कि अगर आपकी आंख में कोई भी तकलीफ हुई है तो प्लीज़ खुद से कोई आंख में प्रोडक्ट नहीं डालें। बहुत ज़्यादा लोग ये करते हैं कि अपनी आंख में पड़ी भी जो दवा होती है उन्होंने, जैसे टीयर्स नेचुरल, कोई भी, मैं कोई नाम नहीं लेती, लेकिन कोई भी अगर आपके पास दवा पड़ी हुई है और आपने उसे खोली, आपने एक दफ़ा डाली, डॉक्टर ने दी थी, अब वो आपने फ्रिज में रख दी और आप भूल गए। आपने 1 महीने के बाद वही दवा निकाल के जब आपको दोबारा कोई तकलीफ हुई आपने कहा चलो पहले मैं ये ट्राई कर लेता हूँ। ये डिजास्ट्रस होता है आंख के लिए। और बट जो लोग ये करते हैं और फिर वो अक्सर हमारे पास आते हैं बहुत ही सिवियर इन्फेक्शन के साथ, क्योंकि याद रखें जितनी भी दवाएं होती हैं उनके अंदर एक शेल्फ लाइफ होती है। अच्छा, लोग क्या करते हैं कि उनकी एक्सपायरी डेट देखते हैं, कहते हैं ये तो 2 साल तक नहीं सही खराब होगी। बिल्कुल, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब आपने दवा खोल दी, बिल्कुल आपने खोल दी तो समझें कि उसकी एक्सपायरी 1 महीने के बाद। वंस सील हैज बीन ब्रोकन तो भाई बस खत्म हो गया। आपने उसको मतलब 25 दिन और महीने के अंदर आप उसको इस्तेमाल करें। मुझे बताएं बच्चों को हम ऐसी क्या खिला सकते हैं बचपन में ही चीजें कि उनकी जरा अच्छी नजर तेज हो? अच्छा देखिए, बच्चे जो होते हैं एक तो जेनेटिक होता है ना आपका, कि अगर पेरेंट्स में नजर कमजोर होती है तो अक्सर बच्चों के अंदर भी होगी, तो एक तो वो चीज होती है। लेकिन अब तो रिवर्स भी होने लगी, मतलब इतनी ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं शुक्र अल्लाह का, कंट्रोल कर सकते हैं आपके, उतनी ज्यादा प्रोग्रेस ना करे। बच्चों को हेल्दी डाइट देने की जरूरत है। अच्छा, अक्सर पेरेंट्स आते हैं हमारे पास और वो हमें कहते हैं कि ये बच्चा गाजर नहीं खाता, पालक नहीं खाता, तो बच्चे नहीं खाते ना गाजर पालक, तो उनको खाने थे जो वो खाते हैं। आई ऑलवेज से दैट आप उसको सप्लीमेंट कर दें, विटामिन के साथ सप्लीमेंट कर दें थोड़ा सा, लेकिन बच्चों को जो उनको चीज़ें पसंद हैं फिर आप उनको खुराक उसी तरह की दें। लेकिन गिविंग ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कैरेट्स, बिकॉज ये सारी चीज़ें जो होती हैं इनके अंदर विटामिन ए होता है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन, स्पेशली द ग्रोइंग चिल्ड्रन। सेकेंडली उनकी नज़र को चेक करना। प्री स्कूलर से मतलब कि बच्चे 4 साल के होते हैं, 3-4 साल के होते हैं, तो आप ज़रूर नज़र ज़रूर चेक कराएं। बिकॉज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मदिया कि बच्चों की जो नज़र होती है ना वो 9 years ऑफ एज तक वो डेवलप होती है। 9 साल के बाद विजन नहीं डेवलप होती है, और अगर आपने उस बच्चे की विजन तब तक डेवलप नहीं की तो दुनिया की कोई ताकत उसको डेवलप नहीं कर सकती। नो सर्जरीज, नथिंग। कितना इंपॉर्टेंट है ये। हाँ, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि प्री स्कूलर्स को आप एक दफ़ा ज़रूर उनका टेस्ट कराएं। अगर कोई नजर कमजोर है तो चश्मा लगाने से हेसिटेट ना करें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आंख के अंदर दाना बन जाता है इसका नाम क्लेजियन। हाँ, क्लेजियन। हाँ, सो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, सो उसमें ये एक ऐसी चीज़ है जिसको हम घर पे भी ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन इन केस, क्योंकि जैसे अगर मेरी भी है तो इन केस वो मेस्ड अप हो जाए, जैसे मेरी भी से मेरी भी खराब होगी और मेरी तो नाक तक भी सूज गई थी, तो उसमें क्या करना चाहिए? क्योंकि अक्सर लोगों की आंखों में मतलब तकलीफ होती है, एक दाना अंदर आ गया है और आप बहुत तकलीफ में है। अच्छा, हमारी आदत भी होती है कि हम भी उंगली लगा लगा के छेड़ते रहेंगे, तो ये बताएं ये जो बार बार जो चेक करना होता है कितना खौफनाक होता है? देखो, आंख के ऊपर कोई भी चीज़ हो तो हर इंसान उसे चेक करेगा, सो मैं तुम लोगों को उस चीज़ के ऊपर मना नहीं करती कि आप जरूर चेक कर लें उसे, लेकिन बार बार पोक करना इज नॉट अ गुड थिंग ना। बेसिकली हम पोक कर रहे होते हैं। सो 2 चीज़ें होती हैं आंख पे जो अक्सर
मोस्ट कॉमन दाने जो होते हैं 2 किस्म के होते हैं। एक तो होता है जिसको हम स्टाई कहते हैं। स्टाई वो होता है कि जैसे आपको फिंसी निकल आई है, ठीक है, वो अक्सर आपकी जो आईलैश होती है उसकी बेस में हो जाता है, ठीक है। और दूसरा जो आपने अभी मेंशन किया, जो शायद आपको भी कलेजियन जिसको कहते हैं, तो वो आपके ऑयल ग्लैंड्स होते हैं। हमारे एक लिड के अंदर 30 ऑयल ग्लैंड्स मौजूद होते हैं और उसकी जो ओपनिंग होती है वो बिल्कुल हमारी आईलैश के पास होती है। वो ओपनिंग बंद हो जाती है, तो जैसे हमारा व्हाइट हेड नहीं होता है, जी 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 जी, बस वो उस तरह बनना शुरू होता है, फिर वो इन्फेक्ट हो जाता है और फिर वो पेनफुल और रेड हो जाता है। जब वो पेनफुल और रेड होता है तो उस वक्त तो उसके अंदर एंटीबायोटिक के ड्रॉप डालना और कभी कभी एंटीबायोटिक खाना, जैसे आपने भी बताया कि आपका इतना ज्यादा हो गया कि नाक भी फूल गई, तो उसके अंदर तो बहुत इंपॉर्टेंट था कि एंटीबायोटिक ओरली भी खाने की जरूरत पड़ जाती है। जब ये दाना, क्लेजियन की बात हो रही है, जब ये दाना अपनी इन्फेक्शन खत्म कर देता है तो कभी कभी उसका पीछे एक छोटा सा नोड्यूल रह जाता है, जिसको जो व्हाइट हेड की तरह होता है ना, जैसे स्किन पे ब्लैक हेड हो तो वो तो आप प्रेस करके निकाल लेते हैं, व्हाइट हेड नहीं निकलता है, तो वो उस तरह कभी कभी रह जाता है। उसको मसाज करते रहना चाहिए। अगर वो 1-2 महीने में नहीं सेटल हो रहा तो फिर उसको हम एक छोटी सी डे केयर सर्जरी होती है 5 मिनट की, उसके अंदर फिर उसको एक्सप्रेस आउट कर देते हैं। और बोलते हैं ना कि आंखों पे आप थोड़ा सेक भी देते रहते हैं। जी, वार्म कंप्रेसेस जिस वक्त आपकी एक्यूट स्टेज होती है उसमें जरूर देने चाहिए, क्योंकि जितनी इसकी पस खुद से निकल जाएगी उतना बेहतर होगा, उतना ये बेहतर हो जाएगा। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच जी। डॉक्टर शर्मीन अकरम साहब हमारे साथ मौजूद थे और काफ़ी जो मेरे आंखों के हवाले से जो सवाल थे मैंने कोशिश की वो पूछूं ताकि आप लोगों के लिए भी थोड़ा बहुत चीज़ें आसान हो। मुझे यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद मिलते कहीं मत जाइएगा। तो जनाब अब बात हो जाए कुछ जिस्मानी सेहत के हवाले से। हमारे नौजवानों की बड़ी तादाद खाने पीने की काफ़ी शौकीन तो नज़र आती है, लेकिन इसके साथ साथ ये लड़के बल्कि लड़कियां भी अपने फिटनेस को लेकर बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर और बड़ी मोहतात नज़र आती हैं। चाहे जितने भी मसरूफ़ हों, वक्त निकाल कर 1-8 घंटे के लिए जिम तो ज़रूर जाते हैं और अगर ऐसा मुमकिन ना हो तो वो वॉक के लिए वक्त ज़रूर निकाल लेते हैं। ये वैसे बड़ी आइडियल बात है अगर ऐसा हो जाए, और मैं बड़ी कम परसेंटेज ऐसी है जो कि जिम का भी रुख करती है और वॉक भी करती है। अगर आप कभी ट्रैवल करें, आप वेस्ट में जाए तो हम वहाँ देखें कि चाहे मौसम की कोई भी सख्ती हो, बारिश हो रही हो और बहुत तेज धूप भी हो, तो वो लोग सुबह सुबह अपना मॉर्निंग वॉक की रूटीन तो जरूर बनाएंगे, वो भागेंगे। और कोई भी उम्र हो उनकी, मतलब वो चाहे जवान हो, चाहे बूढ़े हो, बच्चे हों, सबको अपनी फिटनेस का जो है ना एक तरीके से क्रेज है और मेरे ख्याल से ये क्रेज आम होना भी चाहिए। और जो फिटनेस की बात करी है तो मुझे याद आया कि पाकिस्तान सुपर लीग के इवेंट के दौरान भी हमें पहले हारिस रऊफ और फिर मजीद कुछ खिलाड़ी अनफिट भी नजर आए और हम अपने खिलाड़ियों के अनफिट के बारे से बहुत ज़्यादा पहले भी बात कर चुके हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा मसला है। मतलब खिलाड़ी जिनको हम देख के कहते हैं भी इनको तो सुपर फिट होना चाहिए। एक तरफ हम शोएब मलिक को देखते हैं, ही सो सुपर फिट, वो जिस तरीके से अपना ख्याल रखते हैं कि, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो नौजवान खिलाड़ी हैं वो फिटनेस में हमारे सीनियर खिलाड़ी से भी काफ़ी पीछे हैं। मुल्तान सुल्तान के फास्ट बॉलर एहसानुल्लाह इंजरी के बाइस पहले से ही वो भी बाहर हो गए हैं। और सवाल यहाँ पर एक ये भी है कि अहम तरीन इवेंट से पहले खिलाड़ियों को अपने फिजिकल फिटनेस पर किस हद तक तवज्जो देना ज़रूरी है और क्या वो इसे संजीदा भी लेते हैं या नहीं है। हमें ज्वाइन किया है फिटनेस एक्सपर्ट डॉक्टर अम्माद अहमद साहब ने, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अम्माद साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी? अस्सलाम वालेकुम, आई एम गुड जी, आपका क्या हाल है? ठीक है, बस बिल्कुल ठीक ठाक अम्माद साहब। बस आंखों की फिटनेस जो है मेरी आजकल ठीक नहीं चल रही। पर वैसे मुझे बताइए डॉक्टर अम्माद, ये फिजिकल फिटनेस होती क्या चीज़ है? ये किस बला का नाम है जिसका ख्याल रखना ज़रूरी है? जी फिजिकल फिटनेस तो जी देखें एक नेचुरल सी नीड है हमारी हर ह्यूमन बीइंग की, कि हम स्पेशली हमारे जो स्पोर्ट्स के लोग हैं उनको हर स्पोर्ट के लिए ख़ास फिटनेस चाहिए। क्रिकेटर्स को एक ख़ास फिटनेस चाहिए, फुटबॉलर्स को एक ख़ास फिटनेस चाहिए। फिर क्रिकेट की कैटेगरी में आप जाते हैं तो आपको बॉलर्स के अंदर एक ख़ास फिटनेस चाहिए, बैट्समैन के अंदर एक ख़ास फिटनेस चाहिए। एंड दैट इज़ कि आप अपनी जो स्पोर्ट है उसको बेहतर तौर पे परफॉर्म कर सकें उसके अंदर, और आप किसी तरीके से जो है आपकी लॉन्जिविटी रहे, ताकि आपको ड्यूरिंग योर करियर आपको कोई इस तरह की इंजरीज ना हो जिसकी वजह से आपका या तो करियर ही कंप्लीटली ख़त्म हो जाए या फिर आपकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत लो हो जाए। और ये एक अवेयरनेस है बेसिकली जो पूरी दुनिया में, वेस्ट में, जैसे मैं इंग्लैंड में काम करता हूँ तो यहाँ पे हर प्लेयर को दी जाती है और वो बहुत ज़्यादा सेल्फ अवेयर होते हैं इस चीज़ के बारे में कि उन्होंने कौन सी एक्सरसाइज करनी है, क्या डाइट लेनी है, किस तरीके से उन्होंने अपने all that is part of actually physical fitness for sports people. And linked with the
विद द कंपनीज, जो कि स्पेसिफिकली उनकी जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं वो भी बहुत सारी जगहों पे आपके हेल्थ इंश्योरेंस से पहले आपके भी सारा मुआयना कराती है और वो भी आपको बहुत सारी चीज़ों से मना कर देती हैं कि आपने ये चीज़ें नहीं करनी, आपने ये फिजिकल फिटीग्स नहीं लेनी। लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, इसी क्रिकेटिंग वर्ल्ड से अगर हम कुछ एग्जांपल्स लें, कुछ फुटबॉल वर्ल्ड से एग्जांपल्स लें, हमारे पास बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। फॉर एग्जांपल हमारे हमसाया मुल्क में विराट कोहली हैं, ही इज 37, रोहित शर्मा है, ही इज आल्सो 37, रोनाल्डो एक फुटबॉल की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है, ही इज 39, फिर हमारे इंग्लैंड के फास्ट बॉलर हैं जेमी एंडरसन, ही इज 41। क्या वजह है कि ये इस एज में भी इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं? और हमारे प्लेयर फॉर एग्जांपल शाहीन इज ओनली 23, हारिस इज प्रॉब्ली 27, 28, नसीम इज ओनली 23। की भी एग्जांपल दे सकते हैं डॉक्टर माजिद में। आपके बिल्कुल ठीक बात है, और मेरा ख्याल है ये शुएब का ये अपना पर्सनल इनिशिएटिव है, क्योंकि मेरा ख्याल है वो हर तरह की वो चीज़ करते हैं और प्रॉब्ली वो साइंस को अप्लाई करते हैं, क्योंकि आजकल अगर स्पोर्ट्स के लोग साइंस अप्लाई ना करें तो उनकी कैरियर छोटे हो जाएंगे, उनकी परफॉर्मेंस उस तरह नहीं रहेगी। और इस वजह से मुझे कभी कभार ये लगता है कि पाकिस्तान के अंदर चूंकि एक स्ट्रक्चर्ड सर्विस नहीं है स्पोर्ट्स इंजरी प्रिवेंशन की और रिहेबिलिटेशन की, पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। इसी वजह से हमारे प्लेयर शाहीन जैसे प्लेयर, हारिस जैसे प्लेयर, नसीम जैसे प्लेयर, हसनैन जैसे प्लेयर, और आपने भी एग्जांपल दी एहसानुल्लाह की, इन जैसे प्लेयर बहुत छोटी एज में ही क्रिकेट से उनको जो है वो खैर बात कह दिया जाता है। बिल्कुल, बड़े कंटिन्यूसली देख रहे हैं इनके एपिसोड्स हो रहे हैं जो हम इनके इंजरीज के देख रहे हैं, बार बार लौट के वापस आ रहे हैं। अच्छा, मुझे वैसे भी डॉक्टर अहमद एक बात तो बताएं, ये जो बात कही जाती है कि जो तासुर दिया जाता है कि जिस्मानी फिटनेस का जो बराह रास्त ताल्लुक है वो आपकी इंटेलिजेंस से, आपकी जहानत से, क्या ऐसा ही है? देखिए जी, हमेशा हम कहते हैं हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड्स, अगर आपने ये एक सुना होगा, एक हमेशा यूज करते हैं, एंड इट वेरी मच रिफ्लेक्ट्स ऑन इन रियल लाइफ। अगर आप फॉर एग्जांपल किसी प्लेयर को फिजिकल इंजरी होती है तो अगर उनकी मेंटल स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है या उनकी मेंटल प्रेपरेशन नहीं की जाती तो वो इंजरी के बाद वापस आने के बाद भी उस तरह परफॉर्म नहीं कर सकते। हमारे सामने बहुत अच्छी एग्जांपल शाहीन की है कि शाहीन जब इंजर हुए तो वो 148 पे बॉल कर रहे थे और अब बहुत अरसे से वो स्ट्रगल कर रहे हैं कि वो इवन 130s में भी बॉल करें, और अगर वो, क्योंकि एक उनका मेंटल बैरियर है जिसको वो क्रॉस नहीं कर सके अभी तक। अगर आप वेस्ट में देखें तो प्लेयर जब इंजर होते हैं और उसके बाद जब अपना रीहैब का प्रोसेस करके वापस आते हैं जिसमें मेंटल स्ट्रेंथ पे भी बहुत ज्यादा काम किया जाता है, तो वो अपनी पहली परफॉर्मेंस से भी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो ये एक ऐसी चीज है जो इस वक्त पाकिस्तान में इंप्लीमेंट हो ही नहीं रही, because of lack of structure, because of lack of structured services in sports injury prevention and rehabilitation, and this is why I always stress also because of the lack of the policies, क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं ना कि अभी पिछले दिनों जितने अहम मैचेस हुए हैं तो हमने अपने कुछ खिलाड़ी ऐसे थे जो कह रहे थे कि जी हमें थोड़ा बहुत रेस्ट करवा लें, तो हम अपने खिलाड़ियों को रेस्ट भी नहीं करवा रहे। क्या आपको लगता है कि ये भी एक बड़ी रीजन है कि हम उनको इतना फटीग कर रहे हैं, हम उनको इतना एग्जॉस्ट कर रहे हैं, और जो बंदा एग्जॉस्ट होता है, फटीग्ड होता है, वो ज्यादा इस वर्ज पे होता है कि वो किसी ना किसी किसी इंजरी का जल्दी शिकार हो जाए? जी जी बिल्कुल, आप देखिए कि ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 4-5 इयर्स ये हमारे 3-4 फॉर्मेट्स क्रिकेट के शुरू हो गए हैं। 50+ है, उसके बाद टेस्ट क्रिकेट है, फिर 20+ है, अब 10-10 भी खेल रहे हैं कई प्लेयर्स। तो ऑब्वियसली जब वॉल्यूम बढ़ेगा और उनकी फिटनेस उस तरह नहीं होगी या उनको उस तरह से उनको देखा नहीं गया होगा तो ऑब्वियसली इंजरीज आर प्रोन टू हैपन, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग एट द मोमेंट कि उनका वॉल्यूम क्रिकेट इतना बढ़ गया हुआ है कि उनको बिटवीन गेम्स, बिटवीन मैचेस, बिटवीन टूर्नामेंट्स एक तो रेस्ट नहीं मिलता, फिर वो डाइट वो नहीं ले सकते क्योंकि इतनी रेपिटेशन है इनकी स्पोर्ट्स के अंदर, और उसके बाद तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्लीप डेप्रिवेशन है, उसके बाद मेंटल स्ट्रेंथ के जो एस्पेक्ट्स हैं वो कोई ट्रेन नहीं करता। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज 4 थिंग्स, और मैं इसीलिए हमेशा प्लेयर, ये जो आपने स्लीप डेप्रिवेशन के हवाले से बात की, लैक ऑफ स्लीप है जो हम देखते हैं स्पेसिफिकली अपने भी रूटीन में देखें, ये कितना हमारे फिटनेस और हमारी लाइफ में ये कितना बड़ा वो आ जाती है, रुकावट आ जाती है अच्छी फिटनेस वाली लाइफ? ये तो जी
जी जी, स्लीप डेप्रिवेशन जो है ये इट इज एक्चुअली रिगार्डेड एज वन ऑफ द बिगेस्ट कार्डियोवैस्कुलर रिस्क फैक्टर राइट नाउ, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि जो लोग 7 से 8 घंटे एक अच्छे टाइम की स्लीप नहीं लेते, फॉर एग्जांपल अच्छे टाइम की स्लीप है रात को 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक, और अगर आप देखें कि हमारा जो लाइफस्टाइल है आजकल उसमें हम सोते ही 12 या 1 बजे हैं, और हम वो जो बेस्ट टाइम है स्लीप का जो 10 से 4 बजे का है उसमें से सिर्फ 25 to 30% लेते हैं। उससे होता यह है कि आपका ब्रेन पूरी तरह शट डाउन नहीं होता, आपके सिस्टम्स पूरी तरह शट डाउन नहीं होते, उनको रिक्यूपरेट करने का टाइम नहीं मिलता, रिकवरी का टाइम नहीं मिलता। और इसी वजह से जब खासतौर पर ऐसे प्लेयर्स भी जब जो स्लीप डिप्राइव्ड होते हैं वो जब खेलने जाते हैं तो उनको इंजरीज होती हैं, क्योंकि मसल और मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन है विद द ब्रेन जो वो रिस्टोर नहीं हो सकता। मतलब डॉक्टर साहब मैं तो आम बंदों के लिए भी मैं सोच रही हूँ कि ठीक है, मतलब ठीक है प्लेयर्स की फिटनेस तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन वैसे कौम हमारा फिट होना बड़ा ज़रूरी है, हमें वैसे भी हर बंदे को फिट होने की ज़रूरत है। और नींद के मसले मसाइल जो हैं ये तो मेरे ख्याल से वैसे भी मतलब हर कोई ऐसा शख्स मुझे लगता है कि जिसके पास इतना टाइम होता है कि वो 8 से 9 घंटे सो सके, लेकिन अगर कोई शख्स अपनी नींद पूरी नहीं करता, इसका मतलब है कि फिर उसके लिए जिम जाना भी नुकसानदेह साबित हो सकता है, बिकॉज ऑफ कोर्स वहां जाएगा, वेट लिफ्ट करेगा, ऐसे एक्टिविटीज करेगा, कार्डियो एक्टिविटीज भी करेगा जिससे हो सकता है कि उस पर किसी किस्म का बोझ बर्डन आ जाए। जी जी बिल्कुल, ये बड़ा कॉमन है, इट्स अ वेरी कॉमन फिनोमेना, आई सी दैट क्वाइट फ्रीक्वेंटली इन माय प्रैक्टिस, कि मेरे पास जो प्लेयर्स आते हैं जो इवन जो आप कहते हैं एक्सकर्शनल या एमेच्योर जिम गोर्स हैं वो भी आते हैं मेरे पास, और उनको इंजरीज हो जाती हैं। जब मैं उनसे उनका लाइफस्टाइल पूछता हूँ पूरा, तो मुझे पता लगता है कि दे ओनली स्लीप फॉर 3 to 4 hours a night इन द नाइट, और वो जो आवर्स हैं वो हैं जो बहुत ही बुरे आवर्स हैं मेरे हिसाब से, कि रात को वो 1 बजे सोते हैं और वो कई बार 4 बजे फिर दोबारा वो सोते ही 4 बजे तो ये जो गुड स्लीप आवर्स हैं इनको यूटिलाइज करना चाहिए। कम से कम आप हर रोज या वीक में 3 से 4 दिन 75% ऑफ दैट स्लीप कंपोनेंट अगर आप ले लेते हैं तो मेरा ख्याल है आपकी एजिंग प्रोसेस रिवर्स हो जाता है। अब तो बहुत ज्यादा डेटा आ रहा है रिवर्स एजिंग पे भी, कि जो लोग सोते ज्यादा हैं या जो सही टाइम पे सोते हैं वो इवन दे स्टे यंगर, और उनकी बाकी जो सिस्टम्स हैं क्योंकि वो प्रॉपर्ली रात को शट डाउन हो जाते हैं और उनकी दोबारा से रिकवरी हो जाती है, तो दे एक्चुअली आर मच बेटर ह्यूमन बीइंग्स। और डॉक्टर साहब आपने जब बात कर दी, मैं तो खुद 3 घंटे सोती हूँ, तो तभी मेरे को मेरा अक्सर सिस्टम क्यों लग रहा है कि हैंग हो रहा है क्योंकि सिस्टम प्रॉपर शट डाउन नहीं हुआ, और सिस्टम शट डाउन होने की वजह से बहुत सारी विंडोज खुली होती है। आपको पता ही है कि अगर विंडोज बहुत सारी खुली हो तो फिर आपको पता है सिस्टम तो हैंग होने का खर्चा बढ़ ही जाता है। थैंक यू सो मच जी। डॉक्टर अमाद साहब हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि फिटनेस एक तो ज़रूरी क्यों है, और साथ में और बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट जिनकी हम फिटनेस से भरपूर ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, जिसमें सबसे बड़ी वजह, चाहे वो खिलाड़ी हों, चाहे वो आप हों, चाहे मैं हूँ, वो नींद की। भाई यहाँ पे मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। डू नॉट गो एनीवेयर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कहा जाता है कि जहाँ शौक हो ना वहाँ रास्ता खुद ब खुद निकल ही आता है। ये भी कहा जाता है कि शौक की कोई कीमत नहीं होती। मौके जितने भी मुयसर हों, ख़वातीन खास तौर पर अपने शौक को किसी ना किसी तरह पूरा करके ही दम लेती हैं। बागबानी का शौक एक ऐसा शौक है जिसे बड़े बंगलों में ही नहीं बल्कि घरों या अपार्टमेंट्स में भी पूरा किया जा सकता है। फूलों और हरे भरे पौधों को की जो मौजूदगी है ये हमें काफ़ी ज़्यादा पुरसकून रहने में मदद देती है। हर घर में कोई ना कोई ऐसा ज़रूर मौजूद होता है जो बागबानी में दिलचस्पी रखता हो, और इस शौक़ को हम मज़ीद कैसे बढ़ा सकते हैं, हमें इस दौरान कौन कौन से मसाइल पेश आते हैं, किचन गार्डनिंग के हवाले से भी बात करेंगे। और देखिए घर वही बात है ना कि चाहे आपका बड़ा सारा बंगला हो जिसमें आपका बड़ा सारा लॉन हो, या फिर आपका कोई अपार्टमेंट हो, एक पौधा जो है वो भी अच्छे वाला पौधा जिसकी आपको ज़रूरत भी हो, जो कि आपके घर में एक अच्छा तासुर भी दे, घर की खूबसूरती में भी इजाफा करे, और आपके घर की जो हवा है उसको भी मुअत्तर और साफ़ रखे, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसी तमाम तो सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फ़ातिमा शिराज। अस्सलाम वालेकुम फ़ातिमा। वालेकुम सलाम एंड वेलकम टू माय शो। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्या लेकर आई हैं आज? मिली क्या गिफ्ट लेकर आई हैं? ये आपके लिए तोहफा है, ये बहुत ही अनमोल और कीमती तोहफा है जो आपको कोई नहीं दे सकता सिवाय मेरे। तो इस तोहफे में से क्या खास बात है जिसको अनमोल बनाती है जी? ये खजाना है इसके अंदर, इसमें करोड़ों लाखों रुपए के मतलब समझो उससे भी बढ़कर इसमें ऐसी चीजें हैं
और ऐसे इसके फवाइद हैं कि अगर मैंने आपको बताने शुरू किए ना तो आप इसको जो है ना लॉकर में रखवा लेंगे। मुझे तो ये बताएं, लॉकर में तो मैं रखूंगी, लेकिन आप अपने साथ गार्ड लेकर आइए जो इतना आप मेरा करोड़ों का खजाना मैं इसमें खुद कफील हूँ। मेरे पास इस पौधे के जो है ना बड़े बड़े दरख्त हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं तो करोड़पति अरबपति हूँ। अच्छा बता तो दें, पौधा है किस चीज का? ये मोरिंगा का पौधा है। मोरिंगा खास आपके लिए आज लेकर आई हूँ। क्या बात है। तो क्या कुछ फवायद है जी, जो करोड़ों के फवायद आप बात करी थी, उसमें क्या कुछ है? क्या फवायद नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस प्यारे से पौधे को इंग्लिश में ड्रमस्टिक ट्री भी कहा जाता है, क्योंकि ये इसकी शेप, जब ये बड़ा दरख्त हो तो भी इसी तरह की होती है। इसका बहुत चौड़ा या बहुत बड़ा जो है वो तना नहीं होता। हाँ। ये बड़ा फ्लेक्सिबल पौधा होता है, चाहे कितनी हवा चले तूफान आए टूटता नहीं है। अच्छा, इसके फवाइद की अगर हम बात करें तो मैं जल्दी जल्दी आपको बता दूं कि ये इसमें इतने बेशुमार फवाइद हैं कि अगर हम अपने बॉडी पार्ट ऊपर से स्टार्ट करेंगे ना नीचे तक, तो हमारे हर बॉडी पार्ट के लिए फायदेमंद है। ये हमारे दिमाग की जो सलाहियतें हैं उसको बढ़ाता है, ये हमारी जो हार्ट रेट है उसको नॉर्मल करता है, हार्ट की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, स्किन को अच्छा करता है, एंटी एजिंग है, एंटी ऑक्सीडेंट है, एंटी कैंसरियन प्रॉपर्टीज है इसके अंदर। जो कैंसर के जो सेल बॉडी में मल्टीप्लाई होती हैं उसको रोकता है। वाह, हाँ। एजिंग से रोकता है, स्किन को अच्छा करता है। अगर आपके बॉडी में या स्किन में इचिंग हो रही है या किसी किस्म के रैशेज हैं या कोई एलर्जी है उसको दूर करता है। सही। इसके अलावा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को जी लोग वजन कम करने के लिए भी मोरिंगा की जो चाय वो पीते पर, इसको बस आपने इनटेक इस तरह से लेना है कि जैसे मैंने ये किया, ये इसका पाउडर मैंने इसका बनाया हुआ है। सिंपल आप इसके ये पत्ते जो होते हैं ना इस तरह से आप इसके पूरे ये तोड़ें और ड्राई कर लें। इसको बस आपने धूप में रखना है। एक दिन आप धूप में रखेंगे, ड्राई हो जाएगा शाम तक। बस आप फिर इसको इस तरह से आप इसको जब ऐसे करेंगे तो ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ जाएगा। और ये है इसका पाउडर, ये जो है मैंने बनाया हुआ है। इसका हमने आधी चाय की चमची डेली सुबह में निहार मुंह जब भी आप उठें आप इसका वो चमचा लें और इसके साथ पानी पी लें। सिंपल। वो नहीं कर सकते तो आप चाय में डाल लें, चाय में डाल के आप पी लें। मतलब किसी भी तरीके से निहार मुंह ये मसला तो नहीं देगी, ये सिर्फ वजन को ही कम करेगी निहार मुंह, और बहुत सारी चीजें नहीं, सारे ये आपके ब्लड को साफ करता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करता है, आपके दिमाग को तेज करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको हमारे यहाँ हाई ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल का जो मसला है उसको कंट्रोल करता है। अच्छा देखिए फातिमा, आपके यहाँ तो चले दरख्त है, अब लोगों के पास तो घर में जगह नहीं है कि वो दरख्त रखें, तो बहुत से लोग जिसको देख रहे होंगे वो सोचेंगे कि अच्छा हम इसको कैसे रख सकते हैं, हम इसको बालकनी में रखना है या ये इंडोर प्लांट है, तो इसके हवाले से बताते हैं। ये मैं खुद लेकर आई हूँ ये पौधा, बिल्कुल मेरे दरख्त है। और इसकी मैं मजे की बात आपको ये बताऊं कि ये छोटे से पौधे में भी लग जाता है और बहुत तेजी से ग्रो करता है। और ये अब मैं आपको दिखाऊंगी कि ये देखें, ये इसकी शाख है, ये हमने इसकी इस तरह से तोड़ी और ये हमने एक और पौधे में लगा दी इस तरह, यानी गमले में लगा दी। पौधा जो है गमले में लगा दिया, ये ग्रो करेगा। ये इसका बड़े मजे का फायदा, यानी ये इतना इजी गोइंग है और ये हर तरीके के आबो हवा में ये लग जाता है। इसको बहुत ज्यादा ठंड नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा रोशनी नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा पानी नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा इसको जो है मतलब इसकी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। जिस तरह से एलोवेरा होता है वो लग जाता है, इस तरह ये भी बहुत आराम से, अगर आपके घर में कहीं जगह नहीं, आप किचन में रख लें, किसी आते जाते रास्ते में, पाथवे में, ड्राइंग रूम में, लाउंज में, कहीं पे भी आप रखेंगे ग्रो कर जाएगा। बहुत स्वीट है, जैसे मैं पढ़ भी रही थी, बहुत स्वीट है। तो ये खसूसियत अब इसकी चेक कर लें किसने आपकी जिंदगी कितनी आसान की। मैं पढ़ भी रही थी कि जो स्नेक प्लांट है जी, और इसके अलावा दो और ऐसे प्लांट हैं जिनको कमरे में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये ऑक्सीजन खारिज करते हैं, मतलब सारा दिन का काम यही होता है, और क्लियर करते हैं। जो आप इतना महंगा जो एयर प्योरीफायर लेकर आते हैं, तो उससे बेहतर है कि आप बस साइड पर एक गमला रख लें जी, तो वो काफी ज्यादा मुफीद भी साबित होता है। अच्छा, इसके अलावा कौन कौन से हम ऐसे जो है वो छोटी छोटी घर में क्यारियां जो उसमें पॉट्स में जो पौधे रख सकते हैं जो कि हमारे लिए अच्छे हैं? देखिए अभी तो अगर मैं बात करूं, रमजान आने वाले हैं, अगर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं थोड़ा बजट पे बात कर लेती हूँ, तो उसमें मैं आपको बता दूं कि एक तो ये कि ये आप जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे क्या है कि आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होता है। अगर आप रोजा रखते हैं तो आपको जो है ना फटीग फील नहीं होगी, थकन महसूस नहीं होगी। और ये आप मेरे ख्याल से सहरी के टाइम में जी आप कभी भी ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर आप सहरी में ले लें, पूरा दिन आपका अच्छा गुजरेगा। अच्छा, दूसरी चीज ये कि बेसिक चीजें जैसे मिर्ची हो गई, टमाटर, आपको पता है रमजान आ रहे हैं, टमाटर की कीमत, हरा धनिया 50 रुपए की गड्डी, ये सब खुदा के घर में लगा ले। मैं सबको यही कहती हूँ, जरूरी नहीं है आपके पास लॉन हो प्रॉपर या जगह हो, आप छोटे छोटे पॉट्स में, छोटी छोटी क्यारियों में टमाटर के पौधे में फल आना वैसे कितना टाइम टेकिंग प्रोसेस है, जल्दी आ जाता है? 2 से 3 हफ्ते लगते हैं। 2 से 3 हफ्ते, यानी कि अभी से तैयारी शुरू कर लें ताकि ईद पे तो फिर आप हाँ बिल्कुल, तो आप जो हंडिया बनेगी घर के टमाटर से बनेगी। भाई हमारे पास इतना टमाटर, इतनी मिर्ची, इतना हरा धनिया उगता है कि हम बांट रहे होते हैं। एक दफा की मेहनत है। जैसे मैं ये बताऊं, ये हमारे पास सूखा धनिया है, जो
जो साबुत धनिया होता है सिंपल, आपको जरूरत नहीं है कि आप महंगे महंगे बीज खरीदें, आप इसको रखें ऐसे नीचे, इसको थोड़ा सा आप कूटें, जैसे कि प्रेस कर लें हाथ से या इस तरह करके, और प्रेस करके और आप इसी तरह गमले में आप इसको डालें, इसमें पानी डालें, 2 हफ्ते में जो है इसका निकल आता है, मतलब महीने के अंदर आपको हरा धनिया मिल जाएगा। हरा धनिया मिल जाएगा महीने में। और पुदीने का भी बिल्कुल सेम। पुदीने का क्या है कि उसकी जो डंडियां होती हैं वो आप लगाएं और वो बहुत अच्छे से ग्रो कर जाता है। टमाटर के बहुत बारीक थिन स्लाइसेस आप काटें गोल गोल, और वो आप इसी तरह पौधे में रखें और उसके ऊपर मिट्टी डालें, उसको हल्का हल्का पहले स्प्रे करें पानी, फिर 2-3 दिन बाद पानी डालना शुरू कर दें। तो ये है कि उसको धूप चाहिए होती है थोड़ी सी, यानी आप धूप में रखें, बैल्कनी में रख दें अगर आपके पास ज्यादा जगह। अच्छा, मनी प्लांट अगर हम घर में रखें तो वो कितना मुफीद है? कहते हैं इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ गुड लक। यस, कह सकते हैं, लेकिन मनी प्लांट का ये होता है कि यस, एक तो ये कि वो बहुत ब्यूटीफुल लगता है अगर आपके घर में, क्योंकि वो इंडोर प्लांट भी है, आप बाहर भी रख सकते हैं, अंदर भी रख सकते हैं, तो उसमें क्या है कि वो ब्यूटीफाई करता है आपकी, यानी सस्ता सा एक पौधा आप ले आए और वो बढ़ता रहता है, और फिर अगर आपकी कोई खिड़की है या वो, तो उसमें वो जब जाता है आगे बढ़ता है, बहुत खूबसूरत लगता है। तो वो एक नेचुरल ब्यूटी, आपको खुद देखने में बहुत अच्छा लगता है, आपको प्यारा लगता है, आपको मतलब अगर आपके पास बहुत ज्यादा स्पेस नहीं है, मनी प्लांट जो है वो आपको बहुत अच्छा एक फ्रेश एक लुक देता है, फ्रेश मतलब फीलिंग बहुत अच्छी आती है उसमें। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद थी फातिमा शराज, और फातिमा ने बड़े कम टाइम में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और बड़ी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन दी कि कौन कौन से भाई आप जो सब्जियां अपने घरों में बड़े आसानी से उगा सकते हैं। और ये जो मोरिंगा को जो स्पेसिफिकली जो लेकर आई है पौधा, इन्होंने बता दिया कि भाई इसके लिए बहुत ज़्यादा जगह का होना ज़रूरी नहीं है, और इसको कैसे लगाना है और फिर इसके क्या कुछ फ़वाइद हैं। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। आपको याद होगा कि कुछ रोज पहले कराची के एक्सपो सेंटर में डेल्फा कैटल शो का एहतमाम किया गया था, जिसमें मुख्तलिफ और मुनफरिद जानवरों का मेला सजाया गया था। इस शो में एक छोटी सी बकरी के बच्चे को पेश भी किया था, जिसे हजारों अफराद ने बड़े शौक से देखा और उसके साथ तस्वीर भी बनाई। तो जनाब, अगर आपने अभी तक उस प्यारी सी छोटी सी बकरी को नहीं देखा तो टेंशन नॉट, वो छोटी सी बकरी मेरे शो में मौजूद है, और वो वाकई इतनी छोटी है कि वो बिल्ली के साइज से भी, जो नॉर्मल बिल्ली होती है उस बिल्ली के साइज से भी छोटी है। और जो इसके मालिक यानी कि जो इसके घर वाले हैं वकास साहब, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, और साथ में उनकी बेगम जो है परी वकास, वो भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, एंड वेलकम टू सुबह का समा। सबसे पहले तो मुझे बताइए, जो इतनी प्यारी ये कितनी, ये इधर आप लोग देख पा रहे हैं? ये देखिए जी, मैं जरा आसान कर देती हूँ आपके लिए। ये जनाब, ये है छोटी सी गुड़िया, और इसका नाम सच में गुड़िया है। क्या नाम है इसका पूरा? गुड़िया पाकिस्तान। गुड़िया पाकिस्तानी। ये देखिए इतनी प्यारी, इसकी आंखें भी इतनी खूबसूरत हैं। मुझे बताइए ये कौन सी ब्रीड की है? ये मतलब मैंने जिंदगी में इतनी छोटी बकरी, मतलब जब बकरी का बच्चा पैदा भी होता है तो मेरे ख्याल से इतना ही होता है, इससे थोड़ा सा बड़ा होता है शायद। नहीं, वो बड़े होते हैं, है ना, वो भी इससे बड़े ही होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ये बेसिकली एक ब्रीड है नाइजीरियन ड्राफ। अब ड्राफ का जो एक स्टैंडर्ड साइज है वो 15 इंच से लेके 22 इंचेस ऑलमोस्ट होता है। अच्छा, उनमें भी जब बच्चा एक पैदा होता है तो उसकी एक सर्टेन साइज होता है। इसका माशाल्लाह उनसे हाफ है। कुदरती अल्लाह की शान है, पैदा करने वाली जात तो अल्लाह की है, बेशक उन हम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी माशाल्लाह। अब बात ये है कि मेरा क्लेम ये है इंशाल्लाह कि ये दुनिया की सबसे छोटी बकरी है, इसलिए कि ड्राफ्ट में भी ये ड्राफ्ट है। अच्छा, और क्योंकि दुनिया में अगर जितनी भी जो भी बकरियों की जितनी भी ब्रीड मौजूद है तो उसमें इससे छोटी अभी आप तक देखिए कि इससे छोटी बकरी कोई ऑलमोस्ट नहीं। अच्छा, तो मुझे बताएं कि कितनी मुश्किल है इसकी केयर करना। ये केयर तो देखें, जैसे हम अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं वैसे ही जानवरों का ख्याल रखते हैं। इन्वायरमेंट से लेके ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ अगर हम बैठे हैं तो एक नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए, जैसे कि इजी रहे जानवर। मुझे बताइए ये गुड़िया पाकिस्तानी आपके पास आई कैसे, ये बताएं मुझे जरा। ये हमारे पास पूरा एक ब्रीडिंग सिस्टम है, सेटअप है। ये ब्रीड मेरे पास है। अच्छा, आपके पास ऑलरेडी ब्रीड थी? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, काफी डिफरेंट वैरायटीज पे काम करते हैं। यानी कि जो इस गुड़िया की अम्मा है वो भी आपके पास है? जी। ठीक है, और उनका वैसे कितना साइज हुआ? उनके साइज से भी ये बहुत कम साइज है। कुदरती ये बस अल्लाह के हुक्म से साइज होता है कि मिनिएचर्स में से भी मिनिएचर्स है। अच्छा, आपके तो एरिया में बहुत मशहूर होगी इसको देखने के लिए, फिर तो आप ज्यादा आपको ये भी टेंशन होती है कि कोई जो हर बंदा इसको देखने के लिए आ रहा था। मेरा अपना एक कैटल फार्म है जो रन कर रहा हूँ, वहाँ पे तमाम काफी किस्म की ब्रीडिंग सेटअप है मेरे पास।
उसमें काफ़ी स्पीशीज़ हैं, शीप से लेके गोट्स की तमाम वैरायटी। हमारा जो शौक है वो यही है कि रेयर वैरायटीज़ पे काम, जो किसी के पास ना हो, मज़ा उसी को रखने का। इसकी कीमत क्या है ये बताएं? इसकी कीमत तो कोई कीमत नहीं, ये प्राइसलेस है, क्योंकि ऐसा किसी के पास है ही नहीं। कीमत उस चीज़ की होती है जो हर जगह होती है और उसकी एक कीमत तयन की जा सकती है। जो कहीं नहीं होता उसकी अपनी कीमत होती है। अच्छा, आपने कहा था एक इंटरव्यू कि इसकी 5 लाख से कीमत है, तो अगर कोई आपके पास वैसे आए कि जी मैं आपको 5 लाख चले 10 लाख देता तो क्या आप उसको दे देंगे? नहीं नहीं, इसकी जो ब्रीड है उसमें जो वैसे फीमेल्स की प्राइस होती है वो ऑलमोस्ट 5 लाख से। अच्छा, वो 5 लाख होती है। वो क्यों? क्योंकि वो भी शॉर्टेस्ट ही होते हैं, बट ये स्मॉलेस्ट है। ये स्मॉलेस्ट है और ये आपके घर का भी बड़ा खास हिस्सा है ये। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताइए जो बकरियां होती हैं, क्योंकि स्पेसिफिकली जो हमारा इंटरेक्शन तभी होता है जब बकरा ईद आने वाली होती है, तो हम बकरियों से बड़ा प्यार भी करते हैं, कोशिश करते हैं जो भी घर में बकरे आए उनकी हम खिदमत करें, भरपूर तरीके से खिदमत करें। और फिर जब हम उठ के वहाँ से जाते हैं तो ये लिटरली बकरे बोलना शुरू कर देते थे कि यानी कि वो आपको मिस करते हैं, बुलाते हैं। आप के घर में तो आपके पालतू हैं ये, तो जब ये आप लोगों को मिस करते हैं, जब इनको आप पे प्यार आया होता है, तो ये फिर परी फिर अपनी मोहब्बत का कैसे इजहार करते हैं? असल में हमने ये इसे घर में नहीं रखा हुआ। अच्छा। हमारे अपने फार्म पर है, बट इसे हम घर ले आते हैं। बच्चे मेरी बेटी मेरे बच्चे इससे बहुत खेलते हैं। वैसे तो उन्हें शौक है हर चीज का, लेकिन इससे बहुत खास लगाव है, क्योंकि ये माशाल्लाह ना इतनी क्यूट है कि जो इसे देखता है वो देखते रह जाता है। अच्छा, इसके भी ये सींग जो है वो भी आ रहे हैं? जी आ रहे हैं, इसकी सींग आ रहे हैं। ब्रीड में है ये सींग। हाँ, इसके मैं देख रही हूँ कि इसके जो है इसको थोड़ी इसको नींद भी आ गई। आपके पास और कितनी ब्रीड्स की फार्म में? मेरे पास ऑलमोस्ट ब्रीडिंग के हवाले से 5-6 ऐसी ब्रीड्स हैं। ठीक है, सिर्फ बकरियां या और भी? बकरियां भी हैं, शीप्स भी हैं, इम्पोर्टेड शीप यानी कि सोमालियन एक शीप होता है, लोकली हम सोडानी कहते हैं, वो हैं। लॉन्ग टेल ऑस्ट्रेलियन शीप्स हैं जिनकी टेल बहुत ऑलमोस्ट लंबी होती है। अच्छा। और हॉर्न्स होते हैं। मैंने पिक्चर्स वगैरह दी हैं, अगर हो तो वो बिल्कुल हम वो जरूर चलाएंगे। तो माशाल्लाह काफी वर्क। इसकी केयर क्या है ये बताएं? केयर तो देखें, डाइट है, फिर हवा से बचाना। डाइट क्या है इसकी? डाइट तो बेसिक मदर फीड पे भी होते हैं, और नॉर्मली जो दाना खाते हैं उसको हल्का करके। एज क्या है इसकी? इसकी 3 मंथ्स ऑलमोस्ट। अच्छा, ये 3 महीने की है। ठीक है जी, गुड़िया पाकिस्तानी है, 3 महीने की है। और इसके अलावा जैसे अभी हमने स्टूडियो में ना सारे अपने एसी जो है भी बंद कर दिए हैं, क्योंकि ना इसको ठंड लगती है, तो फिर इससे मैंने फौरन एसी बंद करवाया कि भाई इसको ठंड ना लगे। तो अब ये बड़ा कूजी माहौल इसके लिए हो गया है। और ये आपकी फार्म में भी ये इसमें रहना पसंद करते हो? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। वो मट्टी पे ही होती है, यहाँ तो बस वो एक इजी भी रहेगी ना, न स्लिप होगी ना कोई, इसलिए इस पे रखा है। ओके ओके ओके, चलिए ठीक है। इसका मतलब ये बिल्कुल सोने के लिए तैयार है। और जो इसकी आंखें हैं वो भी भूरे रंग की हैं। सो शी इज ब्यूटीफुल, शी इज ब्यूटीफुल। और मुझे वाकई मैं देख रही हूँ टीवी में, तो मैं देख रही हूँ कि वाकई बहुत छोटी, मतलब इधर से देख रही हूँ तो छोटी है ही, लेकिन फिर जब मैं सामने देखती हूँ तो मुझे और अंदाजा होता है कि ये और बहुत छोटी है। ये वैसे मोहब्बत का इजहार कैसे करती है, मुझे ये नहीं आपने बताया। ये जहाँ आप जाए पीछे पीछे आने लगती है। प्यार करें तो जानवर तो मोहब्बत का है, जो प्यार देगा उसके पीछे जाएगा। सही। और बड़ी प्यारी पर्ल की माला भी आपने इनको पहनाई हुई थी गुड़िया पाकिस्तानी को। चलो जी, थैंक यू सो मच जी, ये बहुत ही प्यारी है। इसके सोने का टाइम भी हो गया है गुड़िया पाकिस्तानी का, तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि गुड़िया पाकिस्तानी की नींद में जरा सा भी खलल आए। ये आराम से सोते सोते गाड़ी में बैठे और ये अपने घर को, अपने फार्म को वापस चले जाए अपने अम्मा के पास। लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये पैनिक नहीं किया इसने कहीं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत। इसका मतलब है यूज्ड टू है लोग इसको। बिल्कुल बिल्कुल यूज्ड टू, इसीलिए कि प्यार बहुत ज्यादा करता है, जो भी आता है ऐसे माशाल्लाह ना, तो उसे आदत हो गई है कि अब वो सुकून से एक जगह बैठ जाती है। चले, बहुत शुक्रिया जी। वकास साहब मौजूद थे, परी यहाँ पे मौजूद थी, और ये बहुत प्यारी गुड़िया पाकिस्तानी जो है ये मेरे साथ यहाँ पर मौजूद थी। चले जी, यहाँ पर वक्त हो गया है आप लोगों से इजाजत देने का। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।